हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या कार्य है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कई तरह की ऊर्जा हानि होती हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा या इसके विपरीत परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और ये कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा या इसके विपरीत हो, यानी आपके पास निम्न विभव की उच्च धारा आपके पास हो, तो निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये कर क्या सकता है। तो सामान्य रूप से अगर हमारे पास निम्न विभव की उच्च धारा है, निम्न विभव मीन्स 250, मान लीजिए 250 वोल्ट पर, एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करें इसको। मान लीजिए आपके पास 250 वोल्ट की धारा है, लेकिन आपके पास 1000 एम्पेयर की धारा है। तो निम्न विभव लेकिन उच्च धारा है, इसको परिवर्तित कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से। मान लीजिए इसको हम इतने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें, यानी हमने 100 गुना वोल्टेज बढ़ा दिए, तो 100 गुना धारा इस रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। तो उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित हमने इसको कर दिया, या इसके विपरीत हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है अपने आप में, और इसी की उत्पत्ति होने के बाद वैद्युत ऊर्जा को लंबी दूरियों तो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना पॉसिबल हुआ। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये देखें हम। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, तो यह है अन्योन्य प्रेरण। इट मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। और अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, यदि दो कुंडलियां पास पास स्थित हैं, पास पास रखी गई हैं, और उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, तो दूसरी कुंडली जो उसके पास स्थित है और उसमें भी कुछ चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा पहली कुंडली के कारण, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीयक यानी पास स्थित दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये घटना कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो इसी तरीके का हमने इस्तेमाल किया है ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर में एक लोहे का क्रोड बनाया गया है, ये जो आपको पार्ट दिखाया गया है, लोह पटलित क्रोड। लोह पटलित क्रोड, इसकी जगह हम एक मोटा लोहे का क्रोड भी ले सकते थे सिंगल, लेकिन ऐसा ना ले करके क्या किया जाता है, मेटल की, धातु की इस प्रकार की बहुत सारी पत्तियां ली जाती हैं। ठीक है, एक मेटल की पत्ती ली, उसके ऊपर वार्निश का लेयर किया, उसके ऊपर दूसरी पत्ती रखी, फिर वार्निश लेयर, और उनको इस तरह से जोड़ करके एक मोटा लोहे का क्रोड बनाया जाता है, और वो कहलाता है लोह पटलित क्रोड। लोह पटलित क्रोड बनाने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बहती है जिसकी आवृत्ति बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती है, तो बहुत तीव्रता से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धारा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती, बल्कि हम ये कहें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने पढ़ा था, यहाँ पर
भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अगर ये एक लोहे का टुकड़े का पूरा क्रोड बनाया जाता तो बहुत स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होती और इतनी ज़्यादा प्रबल हो सकती थी कि वो इन कुंडलियों को तप्त लाल कर दें या इनको जला दें। तो उस स्थिति से बचने के लिए बहुत सारी लोह पटलित क्रोड यानी लोहे की पत्तियों को मिला करके क्रोड बनाई गई है और उन पर क्या किया गया है, वार्निश का लेयर। वार्निश का लेपन होने के कारण जो विद्युत धारा का कुचालक है तो एक पत्ती में उत्पन्न होने वाली भंवर धारा दूसरे के साथ संयोग नहीं कर पाती, तो इस प्रकार से वो बहुत प्रबलतम रूप नहीं ले पाती, कुंडलियों को तप्त लाल नहीं कर पाती। तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई जाती है लोह पटलित क्रोड। इस लोह पटलित क्रोड पर एक तरफ तांबे के विद्युतरोधी तारों की एक कुंडली और उसका संबंध कर दिया जाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, और दूसरे सिरे पर दूसरे तारों की कुंडली लगाई गई है तांबे के विद्युतरोधी तारों की, और वहाँ पर हम परिवर्तित विद्युत धारा या विभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। दो जो कुंडलियाँ इस्तेमाल की गई हैं इनमें से एक अधिक फेरों की और पतले तारों की बनाई जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में प्राथमिक कुंडली को दिखाया गया, ज़्यादा फेरे हैं इसमें, पतले तारों की होगी, और दूसरी कुंडली उसके तुलना में कम फेरे होंगे और मोटे तार की बनी हुई होती है। तो एक कुंडली बनाई जाती है पतले तारों की और एक कुंडली बनाई जाती है मोटे तारों की। पतले तारों वाली कुंडली में ज़्यादा फेरे होते हैं और मोटे तारों वाली में कम रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम जोड़ते हैं तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। प्रत्यावर्ती धारा जैसे ही बहती है तो ये जो क्रोड है जब चुंबकित होना शुरू होगा, और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से परिवर्तित होती है और बहुत उच्च इंडिया में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा हम प्रयुक्त करते हैं। तो बहुत तीव्रता से परिवर्तित होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर चुंबकन और विचुंबकन बहुत तीव्र गति से होता है इस क्रोड का। ठीक है, तो उस कारण से फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन चूँकि ये भी उसी क्रोड पर लपेटी गई है द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी उसी रेट से यानी उसी दर से परिवर्तन होता है, और परिणाम स्वरूप अन्योन्य प्रेरण के कारण यहाँ एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, उत्पन्न होता है, और वो विद्युत वाहक बल मिलता है द्वितीय कुंडलियों के दूसरे सिरे पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर होने वाले परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में परिवर्तन हमें प्राप्त होता है। तो ये इसका वर्किंग है, किस तरीके से ये कार्य करती है। जो ये हमने ली है कुंडलियाँ वो किस प्रकार की ली हैं और उसी आधार पर इसका वर्किंग होता है। तो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का, एक है अपचाई, दिस इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई घटाने का काम करता है वोल्टेज को। तो यदि हमारे पास बहुत हाई वोल्टेज यानी उच्च विभव की निम्न धारा है तो उसको निम्न विभव में यानी ऊंचे विभव को नीचे विभव में परिवर्तन करने के लिए हम अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में बहुत कम फेरे होते हैं, मोटे तार की होती है, और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं, पतले तार की होती है, और इसका काम है उच्चाई यानी वोल्टेज को ऊंचा करना। तो ये निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में यानी वोल्टेज को सीधे से बढ़ाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार का होता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक फार्मूला इसकी हेल्प से हम ड्राइव करें। अगर हम लें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP व NS हो, तब P फॉर प्राइमरी S फॉर सेकेंडरी हम लेकर के चले हैं। तो प्राथमिक कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल। EP इजकल टू होगा -NP और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा फाई लिया है प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, दैट इज ES इजकल टू होगा -NS, और ये भी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। चूंकि फ्लक्स परिवर्तन समान है तो वोल्टेज भी इक्वल होगा, तो अतः EP अपॉन ES, इनका अगर रेशो देखें तो यहाँ पर आ जाएगा NP अपॉन NS। फ्लक्स परिवर्तन की दर चूंकि समान है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल, तो EP अपॉन ES इजकल टू आ जाता है NP अपॉन NS। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है इनके जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली पर जो विद्युत वाहक बल जनरेट, यदि प्राथमिक कुंडली का हम ये मान लें या कुंडलियों का ये मान लें कि प्रतिरोध लगभग नगण्य है, उस स्थिति में प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो लगाए गए स्रोत के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यदि कुंडलियों का प्रतिरोध नगण्य हो तब EP इजकल टू होगा VP, उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल के बराबर, तथा ES इजकल टू VS, जहां VP व VS क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के सिरों पर वोल्टता है। ये उनके सिरों पर वोल्टता ली गई है। यदि कुंडलियों के अंदर ऊर्जा ह्रास 0 मान लें तब क्या कंडीशन होगी? यदि कुंडलियों में ऊर्जा ह्रास शून्य हो, अगर इनके अंदर एनर्जी लॉस को लगभग 0 मान लें, जो आइडियल कंडीशन में ही केवल माना जा सकता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी? तो उस कंडीशन में दोनों में ऊर्जा हानि यानी पावर जो कंजम्पशन है वो इक्वल ले लें, तो VP इंटू IP विल बी इक्वल टू VS और इंटू IS, जहाँ IS और IP सेकेंडरी और प्राइमरी में बहने वाली धारा हैं, तो इसलिए VS अपॉन VP और इजकल टू आ जाता है IP अपॉन IS। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं NS अपॉन NP इजकल टू ES अपॉन EP इजकल टू VS अपॉन VP इजकल टू IP अपॉन IS, एंड दैट इज इजकल टू स्मॉल r। इसको एक कांस्टेंट नेम दे दिया गया है और जिसे हम कहते हैं परिणमन अनुपात। जहाँ स्मॉल r क्या है? परिणमन अनुपात है। तो इसकी हेल्प से फार्मूले कोई से भी 2 रिलेशन को ले करके अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है तो रिमेनिंग वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, लेकिन तभी तक हमने मानी है जब तक कि हमने ये माना है कि ऊर्जा ह्रास
नहीं हो रहा, ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। प्राइमरी पर जितनी एनर्जी दी जा रही है पर सेकंड, सेकेंडरी पर उतनी ही प्राप्त हो रही है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कहीं कहीं हमें निकालना पड़ता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसे ईटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू होता है द्वितीयक पर प्राप्त शक्ति और बटे प्राथमिक कुंडली पर अप्लाई की गई या लगाई गई शक्ति। तो द्वितीयक कुंडली पर शक्ति बटे में अपॉन आता है प्राथमिक कुंडली पर दी गई शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी दक्षता निकाल सकते हैं। और अगर ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, अदरवाइज़ हम डेसिमल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर, उसकी वर्किंग, सिद्धांत और किस तरीके से उसके ऊपर फार्मूले होंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ किए जाएंगे, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। इसी में एक और टॉपिक आता है, अभी तक हमने आइडियल कंडीशन मानी है ट्रांसफार्मर की, जिसमें ये माना है यहाँ कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर कई तरह की ऊर्जा हानियाँ होती हैं। तो वही हम यहाँ दे करके चलते हैं कि कौन कौन सी ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा की हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां, तो ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार की ऊर्जा हानियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली हम हानि ले रहे हैं ताम्र हानि। दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। ताम्र हानि, ट्रांसफार्मर की लोहे की जो क्रोड ली गई है उसके ऊपर तांबे के विद्युतरोधी तारों की, तांबे के आइसोलेटेड वायर्स की कुंडलियां बनाई जाती हैं। जब इनके अंदर धारा प्रवाहित होती है और वो बहुत तीव्र गति से परिवर्तित भी हो रही है, तो उसके कारण यहाँ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। चूँकि तांबे के अंदर हो रही है मुख्यतः ये ऊष्मा के रूप में हानि, इसलिए नाम दे दिया गया ताम्र हानि। ठीक है, तो सबसे पहला लॉस हम ले सकते हैं ताम्र हानि। दूसरा है लौह हानि यानी आयरन लॉस। दूसरा लॉस कहलाएगा आयरन लॉस। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो बनाई गई है नर्म लोहे की लोह पटलित क्रोड। नर्म लोहे की पत्तियों को मिला करके लोह पटलित क्रोड बनाई गई है, जिसमें जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है और वो बहुत तीव्रता से अपनी डायरेक्शंस को बदलता है, जिस कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण यहाँ एडी करंट्स यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और उनके कारण भी बहुत अधिक ऊर्जा की हानि होती है। तो चूँकि वो आयरन के अंदर हो रही है मुख्यतः, तो नाम दे दिया गया आयरन लॉस। तो भंवर धाराओं के कारण, मुख्यतः भंवर धाराओं के कारण लो पटलित क्रोड में या लोहे की क्रोड में जो हो रही है ऊर्जा की हानि, उसको कहा जाता है लौह हानि। तीसरा है फ्लक्स हानि और यू कैन से फ्लक्स लॉस। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जितना प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो सारा का सारा द्वितीय कुंडली से गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न होने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या द्वितीय कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं से हमेशा अधिक होगी। प्राइमरी में ज़्यादा, द्वितीयक में कम होगी, और इस कारण से फ्लक्स का कुछ लॉस हो रहा है, उसके कारण भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो जिसे नाम दिया गया फ्लक्स लॉस। ठीक है, तो ये है सबसे पहले हुई हमारी ताम्र हानि।
दूसरा हुआ हमारा लोह हानि, जिसमें मुख्यतः भंवर धाराएं हैं। इसके बाद एक आती है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। प्रत्यावर्ती धारा बहती है जिसमें लगातार वो परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से, इस प्रकार से परिवर्तित होकर के चलती है लगातार। तो इस कारण से लगातार एनर्जी का लॉस होता है। किस प्रकार से उसको समझ लीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए पहले इस चक्र की बात चल रही है प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा के, तो हमारा जो लोह चुंबकत्व यानी लोह पटलित क्रोड है वो धीरे धीरे एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होती है। ठीक है, इसके लिए हिस्टैरिसीस कर्व, शैथिल्य वक्र लिया जाता है। फ़िलहाल यहाँ डिटेल में तो नहीं ले रहे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमने मैग्नेटाइज करना शुरू किया, यानी लगाए गए चुंबकीय फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को हम बढ़ा रहे हैं, तो चुंबकत्व तो बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे धीरे, और एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब अगर आप फील्ड बढ़ा रहे हैं तो चुंबकत्व नहीं बढ़ रहा उस पदार्थ के अंदर, यानी हमारे क्रोड के अंदर। अब हमने विपरीत दिशा में यानी इसको चुंबकीय क्षेत्र को घटाना शुरू किया तो ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू होता, लेकिन ये अपने इनिशियल पहले वाले पाथ से नहीं जाता। पहले तो इधर से गया था, लेकिन अब लौट रहा है इस पाथ से। और जब लगाया गया फील्ड शून्य हो गया है तो भी इसमें कुछ चुंबकत्व रह जाता है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसको शून्य करने के लिए विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। यहाँ जा कर के ये शून्य हो गया। तो ये जितना नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया गया है, इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, और वो डिसाइड होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण। अब अगर लगाए गए फील्ड को विपरीत दिशा में बढ़ाएं तो ये विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज होता हुआ फिर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है चुंबकत्व, और विपरीत दिशा में लाने पर फिर इस तरीके से ये एक क्लोज्ड कर्व बनाता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसके कारण कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यानी चुंबकीय जो हमारा लोह चुंबकीय क्रोड है उसके चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण पूरे चक्र में एनर्जी का लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस कर्व के बराबर, शैथिल्य वक्र के एरिया के बराबर एनर्जी लॉस होता है। तो ये हुई हमारी चौथे प्रकार की हानि। फिफ्थ एनर्जी लॉस ये कहलाता है हमिंग लॉस। इसको हम कह सकते हैं किसी भी बड़े ट्रांसफार्मर के पास से अगर आप निकलें तो आपको क्या देगा, ध्वनि की कंपन सुनाई देंगे। बड़े ट्रांसफार्मर के पास से गुजरें तो अगर बिजली उसमें से गुजर रही है तो उसमें से एक आवाज़ सुनाई देगी, और ये कहलाती है कंपन के रूप में हानि। एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ती है, कंपन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसके रूप में भी एनर्जी का लगातार लॉस होता है। तो ये मुख्यतः लॉस हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं, और जिस कारण से प्रैक्टिकली प्राथमिक कुंडली पर दी गई ऊर्जा या कहें शक्ति द्वितीयक पर प्राप्त शक्ति के बराबर नहीं होती प्रैक्टिकली। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म लेकर चलेंगे तो अधिकांश कंडीशन में हम आइडियल कंडीशन लेकर चलते हैं, और ये मानते हैं कि प्राथमिक पर दी गई शक्ति द्वितीयक पर प्राप्त शक्ति के बराबर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने टर्म्स लेकर के चले हैं। हिस्टैरिसीस एक नया टॉपिक लिया है, इसमें ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया है इसको। कुछ दो एक टर्म्स इसमें आते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी, और ये इस तरह के टर्म्स आते हैं, तो इनको डिटेल में हायर आगे लेकर के चलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का क्या वर्किंग है, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे लिए। तैयार करिएगा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।